आज जो लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये बहुत ही कंसर्न एरिया है और इसमें हम ऑफ कोर्स मैं आपको डिफरेंट लेसन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाऊँगी। एक लेसन्स में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगी ताकि आप ग्रेजुअली इसको लर्न कर सकें और आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकें। इस लेसन के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फोकस करेंगे, यानी कि हम उन सेंटेंसेस को फोकस करेंगे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं, लेकिन उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस लेसन के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे, यानी कि मैं इस लेसन में जिन एरियाज़ को कवर करूँगी वो ये होगा कि हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस, कि एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता क्या है। दूसरी बात ये हम करेंगे कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस से डिफरेंट होता है, यानी कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है। तीसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव और एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो हम तीसरे नंबर पे जो मैं बात करूँगी वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। और जब हम इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह एनालाइज कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम ये सीखें कि एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ज़रूर आपको मेंशन करना चाहूँगी कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम उन सेंटेंसेस के मतलब भी बातचीत करेंगे ताकि आपके ज़हन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाए, यानी कि कम्प्लीटली तौर पे ये आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो आज के टॉपिक को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें और चीज़ों को सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस जो हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, यानी कि एक एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और एक पैसिव सेंटेंस क्या होता है, और वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हम एक्टिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं और वो कौन सी जगह हैं जहाँ हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, या हमारी प्रेफरेंस होती है। और इसके साथ ही हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे। तो व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता क्या है। सब्जेक्ट और डूअर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट और डूअर मोर इम्पॉर्टेंट होता है या एजेंट मोर इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि जो भी कोई काम कर रहा है या टास्क परफॉर्म कर रहा है या जिसके मतलब इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ सारा डिज़ाइंस कार, तो इस पूरे जुमले में सारा हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सारा से मुतल्लिक है। तो इस तरह का सेंटेंस जो है जिसमें डूअर मोर इम्पॉर्टेंट हो उसको हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर टीचेज़ हर क्लास, तो टीचर मोर इम्पॉर्टेंट है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन टीचर से रिलेटेड है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें द टेलर्स स्टिच क्लोथ्स, ओके, तो हमारी इन्फॉर्मेशन टेलर से रिलेटेड है लेकिन हम टेलर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसकी अरेंजमेंट इस तरह होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सिर्फ मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का टाइप का सेंटेंस आपके सामने पेश कर रही हूँ या रख रही हूँ, हालांकि इसमें बहुत वेरिएशन है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है, लेकिन हम वो सब चीज़ें फ़िलहाल डिस्कस नहीं करें ताकि आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लें। तो जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बेसिस पे होगा, जिसमें सब्जेक्ट शुरू में आता है, चाहे वो कोई एक पर्सन हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो या कंपाउंड सब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे सेंटेंसेस हम कब यूज़ करते हैं या हमारी कब प्रेफरेंस होती है कि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ करें। जनरली जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं इंग्लिश में वो इसी कैटेगरी में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसमें हमेशा डूअर या सब्जेक्ट फोकस होता है, या आपने हमेशा याद रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अ पैसिव वॉइस, यानी कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है। एक पैसिव वॉइस सेंटेंस वो होता है जिसमें डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। द इंफॉर्मेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट स्लैश डूअर इज़ नॉट नोन। दोनों केसेस में अगर हमें डूअर का पता ही ना हो, अगर मैं ये कहूँ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म, अब मुझे नहीं पता कि टीचर्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, उन दोनों केसेस में हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। और या हमारे लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्ट्रीट्स किसने क्लीन किए हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ सिर्फ आपका मकसद इन्फॉर्मेशन पे फोकस रखना है ना कि डूअर पे फोकस रखना, तो इस टाइप के लिए हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं।
और जनरली ये स्ट्रक्चर्स कहाँ यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर्स में आपको ऐसे रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर जो होती हैं उनके अंदर ऐसे सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। लाइक आप ये कहेंगे रोड्स आर नॉट मेंडेड वेल इन टाइम, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल द हेज इज़ कट बाय द गार्डनर, तो आपकी इन्फॉर्मेशन हेज के ऊपर ज़्यादा फोकस है बनस्बत गार्डनर के ऊपर। डूअर नोन है या अननोन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास डूअर नहीं भी है तब भी आप ऐसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको फर्दर एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लेसन इज़ टॉट इन द क्लास, और मैथ्स लेसन इज़ टॉट इन द क्लास नाउ, और फॉर एग्जांपल वर्क इज़ डन इन टाइम, रिपोर्ट्स आर सबमिटेड ऑन टाइम, ओके, और लीव्स आर ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो आप देखिए कभी डूअर है और कभी डूअर नहीं है, बोथ केसेस में मैंने इस टाइप के स्ट्रक्चर को प्रेफर किया है। इस टाइप का स्ट्रक्चर हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें डूअर के ऊपर फोकस रखना है, एजेंट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है, तो तब हम इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर फोकस में रखते हैं। तो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि वो कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। और ये आपने याद रखना है कि हमारा फोकस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सिर्फ इस वक्त पे। इनमें से 3 रूल्स, जो मैंने 4 रूल्स लिखे हैं, इनमें से 3 रूल्स हैं जो हर एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, ये अप्लाई होते हैं। लेकिन एक रूल है जो सिर्फ इसके साथ रेलिवेंट है। ये 1, 2 और 4 जो है वो हर एक्टिव से पैसिव को जब सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं उन पर अप्लाई होते हैं। लेकिन जो नंबर 3 है वो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करते हैं तो उस टाइम ये अप्लाई होता है। देखिए सबसे पहली जो चेंज होती है वो ये कि आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाता है। ये रूल्स याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इनको समझ लेंगे तो मैं आगे आपसे एग्जांपल्स में ये सारे रूल्स अप्लाई करके आपसे डिस्कस करूँगी। सेकेंड थिंग, आप वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करते हैं। जब भी आप वॉइस चेंज करते हैं, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, तो आप हमेशा 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। हम इसको 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल स्टिच, स्टिच, स्टिच्ड, तो 3rd फॉर्म इज़ स्टिच्ड, ठीक है। अगर मैं कहूँ गो, वेंट, गॉन, तो 3rd फॉर्म जो है वो गॉन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कट, 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 तो कट की 3rd फॉर्म कट ही है। तो बहरहाल हमने 3rd फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद यूज़ ऑफ इज़, एम और आर, ये चेंज स्पेसिफिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमने इसमें इज़ यूज़ करना होता है या एम यूज़ करना है या आर। ये 3 ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं? अब सवाल ये पैदा है कि ये 3 ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं। असल में हमने इसके ऊपर फोकस रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके जाते हैं तो अगर तो ये सिंगुलर है तो इज़ या एम यूज़ होगा, और अगर ये प्लूरल है तो आर यूज़ होगा। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, नाउन है या प्रो नाउन है, तो इज़ या एम यूज़ होगा। अगर हमारे पास ये प्लूरल नाउन या प्रो नाउन है तो आर यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट रूल है उसको अगर हम देखें तो वो है यूज़ ऑफ द वर्ड बाय बिफोर दी डूअर ओब्लिक सब्जेक्ट ओब्लिक एजेंट। तो मैंने ये तीनों टर्म्स यूज़ किए हैं। जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ से हम इसको उठा के ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे सेंटेंस में ले जाते हैं, तो वहाँ जब ये हम ले जाते हैं तो इस सब्जेक्ट से पहले हमने बाय का वर्ड यूज़ करना है। ये भी रूल जनरल है, सब पैसिव वॉइस पे अप्लाई होता है। और इसको हम इस किसके साथ यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, डूअर के साथ यूज़ करते हैं या एजेंट। इस जब सब्जेक्ट को हम उधर ले जाते हैं तो इसको हम एजेंट भी कहते हैं, इसको हम डूअर भी कहते हैं, और ये सब्जेक्ट तो हमें पता ही है। ये तीनों टर्म्स इनफैक्ट यूज़ होती हैं, तो मैंने इसलिए तीनों टर्म्स आपको फेमिलियर करा दिया, इनसे जानकारी दे दी है ताकि आपको ये पता रहे कि मैं किस चीज़ के मतलब बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको डिफरेंट बुक्स में डूअर का मिलेगा वर्ड, किसी बुक में आपको एजेंट का वर्ड मिलेगा, किसी में आपको सब्जेक्ट का वर्ड मिलेगा, लेकिन जनरली ये 4 प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई होने हैं। और अब मैं एग्जांपल्स के साथ इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमने रूल्स लर्न किए हैं उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमने जो है वो रूल्स लर्न किए कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो
सब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा। दूसरा रूल हमने डिस्कस किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। किसी भी एक्टिव को पैसिव में जब आप कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस से हो, हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। ये हमने सेकंड रूल डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने रूल डिस्कस किया कि जब हम सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट पे ले आते हैं तो यहाँ हम एक वर्ड बाय को ऐड कर देते हैं। ये भी रूल सब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज होते हैं तो हमेशा यूज़ होता है, जब भी हमारे पास डूअर या सब्जेक्ट हो उसके अंदर, ठीक है, या एजेंट भी इसको कहते हैं, यानी कि एजेंट हो। जो एक स्पेसिफिक रूल है जो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, ये बाकी टेंसेस पे अप्लाई नहीं होता। बाकी टेंसेस में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। वो ये रूल है कि आप इज़, एम या आर लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आप कह रहे हैं गर्ल, तो फिर फॉर एग्जांपल a boy hit a girl, so you can say a girl is hit by a boy। तो यानी कि अगर एक गर्ल है तो आप यहाँ ए इज़ लगाएंगे, अगर ज़्यादा गर्ल्स हैं तो फिर यहाँ आर लगाएंगे, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगा। अब इन एग्जांपल्स को देखें, मैंने 2 एग्जांपल्स बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले की हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एक्टिव है और जो सेकंड आपको नज़र आ रहा है जो एरो के साथ है, ये इसी का पैसिव वॉइस है। सेकंड सेंटेंस है, ये एक्टिव है और एरो के साथ इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। अभी इन्हीं रूल्स को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और देखते हैं। अ पुअर बॉय सेल्स बुक्स। अ पुअर बॉय हमारा सब्जेक्ट है, सेल्स हमारा वर्ब है विद द एडिशन ऑफ एस और ई एस, जिस पैटर्न पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, बुक्स हैं। अब बुक्स को हम यहाँ ले जाएंगे और लिटिल बॉय को हम यहाँ ले आएंगे, यही हमने रूल किया है। ऑब्जेक्ट बुक्स, उसके बाद हमने इज एम आर में से कुछ यूज़ करना है, तो हमने आर लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, बुक्स आर। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, जनरली हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, या इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस तरह होता है जैसे आप कहते हैं गो, वेंट, गॉन, तो गॉन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। आप कहें गेट, गॉट, गॉटन, तो गॉटन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। बेक, बेक्ड, बेक्ड, सो बेक लास्ट जो फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो बुक्स आर सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। उसके बाद हमने बाय का वर्ड ऐड किया और हमने अपना सब्जेक्ट उठाया और हम इधर ले आए, अ पुअर बॉय। सो द सेंटेंस जो हमारा बना वो क्या है, बुक्स आर सोल्ड बाय अ पुअर बॉय। तो ये हमने इंटरचेंज की पोजीशन, इज एम आर में से यूज़ किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया और बाय यूज़ किया। अब अगले सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं। मिस्टर जॉन परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री। तो मिस्टर जॉन जो है हमारा डूअर है या सब्जेक्ट है, परफॉर्म जो है वो वर्ब है विद द एडिशन ऑफ, जब मैं ऊपर सेंटेंसेस की बात करी तो दैट मीन्स कि मैं एक्टिव सेंटेंसेस की बात करी हूँ, और एक्टिव सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। तो पुअर मिस्टर जॉन परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री। सो मिस्टर जॉन इज़ अ सब्जेक्ट, परफॉर्म्स हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एन एक्सपेरिमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, और वेयर जो है वो हमें बता रहा है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है जो कि एडवर्बियल फ्रेज़ के तौर पे एक्ट करी है और हमें बता रही है कि कहाँ वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। बट हमारा ये फ़िलहाल डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं उस वर्ब, इस फ्रेज़ के ऊपर फोकस नहीं करने जा रही। हमारा फोकस ये है, क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, एन एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्ट को उठाना है सब्जेक्ट की पोजीशन पे, एन एक्सपेरिमेंट, इज़ एम आर में से एक वर्ड इज़, क्योंकि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो इज़ लिखेंगे। परफॉर्म्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन द लेबॉर्ट्री, ये हमने इसी तरह पे की फ्रेज़ यहाँ लगा दी बिकॉज हमें ये यहीं सूटेबली ये फिट होएगी। और उसके बाद बाय मिस्टर जॉन, और ये बाय का वर्ड जैसे मैंने आपको बोला था, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है या डूअर है या एजेंट है वो मिस्टर जॉन है। और इस तरह हमने इस सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम फर्दर एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसमें महारत हासिल हो जाए। अभी हम जितने रूल्स लर्न किए हैं उसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए। ये जो ब्लैक लाइंस, मैंने ब्लैक कलर में लाइंस लिखी हैं, ये सारे एक्टिव सेंटेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। और जो ब्लू कलर में मैंने लिखे हैं ये सारे पैसिव वॉइस हैं।
इन्हीं सेंटेंसेस के, एक्टिव सेंटेंसेस के मैंने पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाए हैं। रूल को रिवाइज कर लेते हैं। रूल ये कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज़, एम, आर ऑक्सिलरी में से कोई एक यूज़ होगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, या जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, या उसको आप ये टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों टर्म्स ठीक हैं बिल्कुल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी और उसके बाद हम बाय लिखेंगे और फिर हम सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे। ये मैंने प्लस के साइंस जो लिखे हैं ये बेसिकली टू मेक यू सॉर्ट ऑफ अ फार्मूला आपके लिए डेवलप कर दिया ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से आसानी से समझ आ जाएं और ये आपके जहन में इमेज एनग्रेव हो जाए। अब इनको देखते हैं। द गार्डनर प्लांट्स फ्रूट ट्रीज़। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द गार्डनर। क्या कर रहा है? प्लांट्स करता है, ठीक है। क्या प्लांट करता है? फ्रूट ट्री हमारा ऑब्जेक्ट, फ्रूट ट्रीज़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फ्रूट ट्रीज़ सब ऑब्जेक्ट को हमने वहाँ ले गए। फ्रूट ट्रीज़ यहाँ से इज़, एम, आर में से एक पिक करना है, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांटेड, फिर हमने बाय लिख दिया और फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट ले आए वहाँ से उठा के द गार्डनर। तो फ्रूट ट्रीज़ आर प्लांटेड बाय द गार्डनर। अगली एग्जांपल को देखते हैं। सैम कट्स एन एप्पल, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? डूअर क्या है? सैम है। कट करता है, क्या करता है? एक एप्पल काटता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको यहाँ ले जाना है। एन एप्पल इज़ यहाँ से ले लिया हमने। कट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कट की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेम होती है। कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। कट बाय सैम, और बाय का एडिशन की और हमने सब्जेक्ट को उठाया और डूअर को उठाया यहाँ ले आए, एट दी एंड ले आए। तो ये हमारा हो गया एन एप्पल इज़ कट बाय सैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। माई कैट्स ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो ये आपका सब्जेक्ट कौन है? माई कैट्स। और क्या करती हैं वो? ड्रिंक करती हैं। क्या चीज़ ड्रिंक करती हैं? मिल्क ड्रिंक करती हैं और हमेशा एवरी डे ड्रिंक करती हैं। ये जानबूझ के मैंने इस एग्जांपल में और लास्ट एग्जांपल में मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को डाला है ताकि इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब हम सेंटेंसेस में चेंज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें वो क्या ड्रिंक करती हैं? मिल्क। तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं इससे, एवरी डे मिल्क इज़, बाकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मिल्क, उसके बाद इज़, ड्रंक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय ये जो एडिशन मैंने कहा था, और माई कैट्स। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने जो चेंज देखी है वो हमने एवरी डे का वर्ड फर्स्ट में लगाया क्योंकि वर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको शुरू में लेके जा सकते हैं। एवरी डे मिल्क इज़ ड्रंक बाय माई कैट्स। तो बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो हमने डिस्कस किया था या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दे कंस्ट्रक्ट अ न्यू रोड ऑफ्टन। ओके, दे हमारा सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्ट हमारा वर्ब है, और क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? वो करता है अ न्यू रोड। दे क्या करते हैं? वो अ न्यू रोड ऑफ्टन। तो लेट्स सी इसको हम कैसे चेंज करेंगे। अ न्यू रोड, अ न्यू रोड ये हमारा सब्जेक्ट की जगह ले गया। इज़ हमने यहाँ से उठाया। ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड बाय देम। देखिए ये यहाँ फिट हो रहा है वर्ड, हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यहाँ लगा सकते हैं इसलिए मैंने लगाया है। लेकिन आपने इससे परेशानी और रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को देखें एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे। अ न्यू रोड, आप ऑफ्टन के ऊपर हाथ रख लें। अ न्यू रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय देम। अ न्यू रोड इज़ ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड बाय देम, और ऑफन अ न्यू रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय देम, आप ऐसे भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द सेंटेंस इज़ बीइंग डन। एक चीज़ है जिसके मतलब अगर आप कॉन्शियस हो जाएं, जिसके मतलब अगर आप ध्यान रखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस हो सकता है या नहीं हो सकता एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस में। अब आपने ये देखना है। जेनिफर स्लीप्स ऑन हर बेड। तो ये देखिए इसके अंदर स्लीप का वर्ब, स्लीप्स यानी कि वर्ब यूज़ हुआ है। अब स्लीप जो है वो बेसिकली एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा आपने ये याद रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते। और इसके लिए आप मेरी एक वीडियो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर, वो ज़रूर देखें ताकि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आमतौर पे थोड़ा सा स्लाइटली मैं इसको टच कर लेती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका एक्शन आगे पास ऑन होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका एक्शन आगे पास ऑन नहीं होता, ठीक है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता।
लुक एट दिस वन, दानियाल कैचेस बर्ड्स। अब दानियाल क्या पकड़ता है? बर्ड्स पकड़ता है। तो कैच का जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है बर्ड्स के ऊपर। तो ये सेंटेंस जो है इसके अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया गया है। तो जो जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होगा वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। तो हम कहेंगे बर्ड्स आर कॉट बाय दानियाल। तो ये सेंटेंस हमारा हो सकता है। आई लाइक मैंगोज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़। तो ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारा वर्ब जो है लाइक जो है उसका एक्शन जो है मैंगोज़ और स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो अगेन ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो डेफिनेटली वो चेंज होगा। तो फिर हम कहेंगे मैंगोज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ आर लाइक्ड बाय मी। तो ये सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। बॉयज़ रन इन द प्लेग्राउंड। अब बॉयज़ रन इन द प्लेग्राउंड, हमें जगह तो पता चल रही है कि वो कहाँ भाग रहे हैं, लेकिन ये रन का जो एक्शन है वो किसी चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ ये नहीं हो रहा, लेकिन रन को हम किसी और तरीके से अगर यूज़ करें, बॉयज़ आर रनिंग अ हॉर्स, तो ठीक है, तो उस सूरत में ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। बट इस सेंटेंस में ये इंट्रांजिटिव है, बॉयज़ रन इन द प्लेग्राउंड। तो ये फिर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रुबाब फ्लाइज अ काइट ऑन सैटरडे नाइट। तो रुबाब फ्लाइज अ काइट, यू सी शी फ्लाइज अ काइट, तो एक्शन फ्लाई का ट्रांसफ़र हो रहा है ऑन अ काइट, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम कह सकते हैं ऑन सैटरडे नाइट अ काइट इज़ फ्लोन बाय रुबाब। आप इस तरह भी कह सकते हैं या यूँ भी कह सकते हैं, अ काइट इज़ फ्लोन बाय रुबाब ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, ये आपकी जो फ्रेज़ है इसको आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं और पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ है वहाँ भी रहने दे सकते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। मैंने यहाँ जानबूझ के फ्लाई का वर्ब यूज़ किया है ताकि आपको ये आइडिया दिया जा सके कि आप खुद से डिसाइड समटाइम नहीं कर सकते कि ये वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, यानी कि एक पक्की मोहर नहीं लगा सकते। समटाइम कोई वर्ब किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो जाता है और समटाइम वही वर्ब किसी और सेंटेंस में जिस तरह उसको यूज़ किया जा रहा है वो इनट्रांजिटिव हो जाता है। अब आप देखें यहाँ जो है ये ट्रांजिटिव है फ्लाई, लेकिन बर्ड्स फ्लाई अबव द क्लाउड्स, बर्ड्स कहाँ उड़ रहे हैं या उड़ते हैं, बादलों के ऊपर उड़ते हैं। तो लेकिन फ्लाई का एक्शन कहीं आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ये सेंटेंस भी आपका इनट्रांजिटिव है। और चूंकि ये इनट्रांजिटिव है तो इसलिए ये सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी से कुछ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस बना लें और उनको एक्टिव सेंटेंसेस बना लें और उन एक्टिव सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और वहीं से आपको पता चल जाएगा ये रूल अप्लाई करने के बाद कि वो चेंज होते हैं या नहीं होते। आपने मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना है ताकि वो बहुत अच्छी और आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकें।